अंदर से वही करख्त मगर पुरचलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक खास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फौरन ही उसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जड़े हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गईं। वहां बैठे मर्द और औरतें डर कर दूर हट गए। मज्जूब बोला, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कमबख्त को मालूम था कि मास्टर फिरोजदीन ने मुझे गोल दायरा बना कर दिया होगा। मैंने जेब से कागज का तह किया हुआ टुकड़ा निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। उसने खोल कर गोल दायरा और उसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो उसे फौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ बच्चा। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मज्जूब ने गालियां देते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज में कहने लगा, अपनी शनाख्त के लिए मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का खुफिया नाम बताया तो वो मुतमईन हो गया। बोला, तुम्हारे आने की इत्तला मुझे पहले से ही मिल गई थी। मैं तुम्हारे इंतजार में था। जो 2 लीडर तुम्हारे टारगेट पर हैं उन पर मेरा असर है। वो हर जुमेरात को यहाँ हाजिरी देने आते हैं। परसों जुमेरात है, शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना मुर्शिद कहकर उनसे मिलवाऊंगा। आगे तुम संभाल लेना। अब तुम जाओ। मैं वापस होटल आ गया। 2 दिन तक कराची शहर की सैर करता रहा। होटल में मैंने अपना नाम हाजी अब्दुल्लाह गिलानी लिखवाया और उन्हें बताया कि मैं लाहौर में चीनी प्यालों का काम करता हूँ। जुमेरात की शाम को मैं साहिली झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां मैंने अपना टारगेट देखा। सिंध और बलूचिस्तान के दोनों लीडर सफेद लिबास में मज्जूब के सामने चटाई पर अदब से बैठे थे। मुझे देखते ही मज्जूब उठ खड़ा हुआ, लपक कर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर बोला, हुजूर, आज मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मेरा नसीब के आप तशरीफ लाए। ये कहकर उसने मुझे बेहद अकीदत से चारपाई पर बिठाया। दोनों लीडर भी अकीदत से खड़े हुए थे। मज्जूब ने उनसे ये कहकर मेरा तारुफ करवाया कि मैं उनका मुर्शिद सैयद शाह हूं और पंजाब से मुलाकात के लिए आया हूं। लीडरों पर मेरा मजीद असर डालने के लिए उसने हाथ बांध कर कहा, हुजूर सैयद साहब, हुजूर की ज़ियारत मैंने रात ख्वाब में ही कर ली थी। मैंने आपको मुल्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। मैंने झूठ को मजीद वजनदार बनाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जलाली अंदाज में कहा, हम मुल्तान में बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए उतरे थे। वहाँ हमें इस्फहान का एक जिन मिल गया। वो भी वहाँ ज़ियारत के लिए आया हुआ था। वो हमें अपने साथ इस्फहान ले गया। आज का सारा दिन हमने इस्फहान में गुजारा। अभी अभी हमारा दोस्त जिन हमें जहाँ छोड़ कर गया है। मज्जूब सुभान अल्लाह का विर्द करता सर को झटका देकर मेरे कदमों से लिपट गया। दोनों लीडर मेरी तरफ गहरी अकीदत से देख रहे थे। उन्होंने बारी बारी मेरे घुटनों को छुआ। कुछ देर बाद जब मैं वहां से जाने लगा तो दोनों लीडर मेरे मुरीद बन चुके थे। दूसरे रोज मैं उनके यहाँ बारी बारी पहुंचा। कराची के हसीन तरीन इलाके के बंगलों में उनका क़याम था। हर बंगले में मेरी जबरदस्त आओ भगत हुई। तरह तरह के मसाइल मुझसे बयान किए गए जिनके हल के लिए मैंने कई तावीज लिख कर दिए। इन लीडरों ने मुझसे अपने सियासी इख्तिदार के बारे में भी बात की। मैं फौरन मुराकबे में चला गया। मुराकबा खत्म करने के बाद मैंने उन्हें हिदायत की कि उनका उरूज इसी नुक्ते में पोशीदा है कि वो मुल्क की मुखालिफ बात करें, अलबत्ता बाज पॉलिसियों के बारे में नोक झोंक जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें वो उरूज हासिल हो जाएगा जिसके वो मुतमन्नी है। सुनासे अभी मैं कराची में ही था कि इन दोनों लीडरों के बयान अखबारात में आ गए जिनमें उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में नुक्ताचीनी की थी। मेरा मकसद हल हो गया। मैंने एक रात रेडियो ट्रांसमीटर पर कोर में अमृतसर के कर्नल गुरमीत सिंह को पैगाम दिया कि मैं मजीद 2 लीडरों को V2 गोलियां खिलाने में कामयाब हो गया हूं। हालांकि उनके हिस्से की गोलियां मेरे पास मौजूद थीं। कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझे मुबारकबाद दी और बताया कि इन लीडरों के बयानात उसके पास पहुंच चुके हैं। इसी तरह मैंने अपने हिस्से के चौथे लीडर को भी राम कर लिया। यूं मुझे भारतीय इंटेलिजेंस का एतमाद हासिल हो गया। अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ भारतीय जासूसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद था। सबसे पहले मैंने क्लिफ्टन की झोंपड़ी में मुकीम जासूस को कुरेदने की कोशिश की, मगर उसे सिवाय जगदीश चंद के किसी और जासूस का इल्म नहीं था। मैं फैसलाबाद वापस आ गया। जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन मेरी कार्रवाई से मुतमईन था। मैं 3 रोज तक फैसलाबाद के एक होटल में मुकीम रहा। दिन में एक बार जगदीश चंद से जरूर मुलाकात हो जाती। बातों ही बातों में एक रोज मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी CID हमारे पीछे लगी हुई है और मुमकिन है कि हम किसी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएं। जगदीश चंद ने किसी तशवीश का इजहार न किया, बल्कि कहने लगा कि पुलिस को हमारे पास से कोई सबूत नहीं मिल सकेगा। मैंने कहा, हम न सही लेकिन इस इलाके में हमारे दूसरे साथी भी काम कर रहे हैं। हो सकता है वो पकड़े जाएं। इस तरह वो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। जगदीश चंद ने घमंड में आकर कहा कि इस इलाके में सिवाय उसके दूसरा कोई जासूस नहीं है। उसने बताया कि हम किसी एक मुल्क में
ज्यादा जासूस जमा करने के खिलाफ हैं। इस वक्त लाहौर में हमारा एक जासूस और इस्लामाबाद में 2 सीक्रेट स्पाई काम कर रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हमने एक ही जासूस को रखा हुआ है। उस हिंदू मास्टर स्पाई ने मुझे वो तमाम मालूमात फराहम कर दी जिनकी मुझे तलाश थी। मैं इस्लामाबाद रवाना हो गया। जानबूझकर मैंने ऐसी बस में सफर किया जो आधी रात को इस्लामाबाद पहुंचती थी। उस वक्त किसी भारतीय जासूस का मेरी निगरानी करना मुश्किल बात थी। मैं सीधा एक पुलिस चौकी पहुंचा। ये पुलिस चौकी गैर मारूफ सी थी। एहतियात के तकाजों को मलहूज रखते हुए मैं खुद चौधरी साहब की कोठी पर नहीं जाना चाहता था। पुलिस चौकी में एक हवालदार कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। 2 सिपाही बेंच पर लेटे सो रहे थे। मैंने हवालदार के कांधे को जरा सा हिलाकर जगाया तो वो बड़बड़ा कर बोला, कौन है वे? मैंने कहा, जनाब क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? हवालदार को तो जैसे मैंने गोली मार दी थी। पंजे छाड़ कर मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरी दरवेशों जैसी शक्ल की भी परवाह न की। मौलवी साहब, आधी रात को आप कहाँ फोन करने आ गए हैं? आप हैं कौन? मुझे तो आप कोई फ्रॉड लगते हैं। क्यों ना मैं आपको हवालात में बंद कर दूं? कहाँ फोन करना है आपको? मैंने चौधरी साहब का नाम लिया तो वो एकदम से अटेंशन हो गया और फोन आहिस्ता से आगे कर दिया। मैंने वो खुफिया नंबर घुमाया जो मुझे चौधरी साहब ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज आई, कोड नंबर प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, दरवेश। क्लिक की दोबारा आवाज पैदा हुई और चौधरी साहब की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने उन्हें बताया कि एक अहम तरीन मसले के सिलसिले में उन्हें मेरे पास आना होगा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ। मैंने पुलिस चौकी का नाम बता दिया। बोले मैं आ रहा हूँ और उन्होंने फोन बंद कर दिया। चौकी हवालदार तो अब मेरी आओ भगत में लग गया। उसने बेंच पर सोए हुए दोनों सिपाहियों को उठाकर अटेंशन कर दिया। जब मैंने उसे बताया कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो वो बेचारा मेरे आगे पीछे फिरने लगा और मौलवी साहब कहते कहते उसकी जबान सूख गई। कुछ देर बाद एक गहरे रंग की टोयोटा कार पुलिस चौकी के अहाते में आकर रुकी। चौधरी साहब ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। हम लियाकत बाग की तरफ एक सुनसान मकाम पर निकल गए। चौधरी साहब हमतन सवाल बने देखने लगे। मैंने उन्हें सारी रुदात सुनाकर कहा, उन्हें क्लिफ्टन, कराची के मजजूब, फैसलाबाद के खड़ी साज और इस्लामाबाद की शबाना को सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी को राज में रखा जाए। इस्लामाबाद के खशखशी बालों वाले भारतीय जासूस और लाहौर के भारतीय जासूस को उसके बाद पकड़वा लिया जाएगा। चौधरी साहब ने मुझसे फैसलाबाद और कराची वाले जासूस का एड्रेस और हुलिया मालूम किया और कहा, ये लोग अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके गिरोह के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने बताया कि उस वक्त सिर्फ यही लोग मसरूफ अमल हैं। इस्लामाबाद और लाहौर वाले मुझसे राब्ता कायम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। चौधरी साहब कहने लगे, तुम अगर बाहर रहे तो भारतीय इंटेलिजेंस को तुम पर शक हो सकता है कि तुम डबल जासूस हो और ये गिरफ्तारी तुम्हारी मुखबरी पर अमल में आई है। मैंने कहा, बाकी 2 जासूस पकड़ लिए गए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिएगा और अखबारों में ये खबर दे दी जाए कि फैसलाबाद में मुकीम एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है जिसकी निशानदही पर पुलिस मुल्क में गैर मुल्की जासूसों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद मैं जेल से फरार हो जाऊंगा और सरहद उबूर करके भारत चला जाऊंगा ताकि अपने अगले और अहम तरीन मिशन की तकमील कर सकूं। शबाना की कोठी का चौधरी साहब को इल्म था। उन्होंने मुझे एक तो होटल में पहुंचाया और खुद सिटी पुलिस के एक खास दस्ते के साथ शबाना की कोठी पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। इस दौरान वो फैसलाबाद और कराची के जासूसों की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर चुके थे। नतीजतन सुबह होने तक सिंधिया, जगदेश और क्लिफ्टन कराची का साहली मंसूब गिरफ्तार होकर काल कोठरी में बंद हो चुके थे। मेरी हिदायत के मुताबिक इन तीनों को एक दूसरे की गिरफ्तारी से बेखबर रखा गया था। दूसरे रोज मैंने तस्तन चौधरी साहब की कोठी या दफ्तर का रुख नहीं किया। अभी तक ये खबर प्रेस में नहीं दी गई थी। मुझे अब इस्लामाबाद वाले जासूस की तलाश थी। उससे राब्ता कायम करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैंने रेलवे स्टेशन, लियाकत बाग और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए मगर उससे मुलाकात न हुई। अभी मुझे लाहौर वाले जासूस को भी पकड़वाना था जो मजजूब बनकर रह रहा था। अचानक मुझे याद आया कि लाहौर वाले जासूस ने बताया था कि मैं एक खास फ्रीक्वेंसी पर उससे गुफ्तगू कर सकता था। मैं फौरन अपने होटल के कमरे में आया और रेडियो ट्रांसमीटर खोलकर लाहौर वाले भारतीय जासूस को सिग्नल दिया और उसे कहा कि मुझे इस्लामाबाद की फजा में खतरे की बू महसूस हो रही है। सिंधिया और जगदीश शायद रूपोश हैं। इस्लामाबाद में मुताइजन कालिदास का भी कुछ इल्म नहीं है। मैं उसे खतरे से खबरदार करना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि उससे किस जगह राब्ता कायम करूं। दूसरी तरफ से 1 सेकंड की खामोशी के बाद मुझे कालिदास का ठिकाना बता दिया गया और हिदायत की गई कि मैं फौरन लाहौर पहुंचकर उससे शाही किले की अकबी दीवार वाली दरगाह पर मुलाकात करूं। ट्रांसमीटर बंद करके मैं होटल से निकल आया। लाहौर वाले जासूस ने कालिदास का जो ठिकाना बताया था वो राजा बाजार का एक होटल था। होटल में जाने से पहले मैंने चौधरी साहब को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर मैं राजा बाजार के होटल में पहुंचा तो देखा कि वो कोने वाली मेज पर बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने अखबार खुला हुआ था जिस पर उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसका थैला पास ही मेज पर पड़ा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो मुझे होटल में दाखिल होते देख चुका था। मेरी तरफ निगाहें उठाए बगैर आहिस्ता से बोला, सिंधिया से राब्ता कायम नहीं हो रहा। मैंने कहा, वो रूपोश हो गई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी अपना घेरा तंग कर रही है।
वो बोला तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है। मैं भी रूपोश हो रहा हूँ। मेरी नजरें बार बार होटल के दरवाजे को देख रही थी। ये एक चाय खाना था जहाँ कुछ ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। कालिदास जिस जगह बैठा था वहाँ बाएं जानिब एक कोठरी का दरवाजा था। उस कोठरी में काठ कबाड़ भरा हुआ था। अकब में एक खिड़की थी जो दुकान के अकबी मोहल्ले में खुलती थी। कालिदास जासूस शायद कुछ सोचकर ही वहाँ बैठा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कालिदास रूपोश होने वाला था, लेकिन चौधरी साहब अभी तक नहीं आए थे। मैं कालिदास को बातों में लगाए हुए था। उसने अखबार तह करके थैले में डाला और बोला, लाहौर में नंबर 13 से राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं, अब तुम जहां से निकल जाओ। ये कहकर वो उठा ही था कि एकदम से घबरा गया। पुलिस। उसके साथ ही उसने थैला उठाकर खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। चौधरी साहब पुलिस की टीम लेकर पहुंच गए थे। मैं भी कालिदास के पीछे खिड़की से कूद गया। पुलिस हमारे पीछे दौड़ी। दूसरी जानिब एक तंग गली थी। मैंने कालिदास को गली का मोड़ घूमते देखा। मैं उसके पीछे भागा और गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस के 3 जवान दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन वो फासले पर थे। साफ जाहिर था कि अगर मैं कालिदास पर काबू न पा सका तो वो पुलिस के हाथ से निकल जाएगा। गली खत्म हुई तो सामने क्वार्टरों की एक कतार आ गई, जिसके आगे एक खड़ थी। कालिदास बेतहाशा भाग रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने एक जस्त लगाई और खड़ पार कर गया। उसके पीछे मैंने भी छलांग लगा दी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी क्योंकि कुछ फासले पर रेलवे लाइन थी और एक मालगाड़ी शोर मचाती चली आ रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अगर अब मैं उसे पकड़ने में नाकाम रहा तो वो लाइन पार कर जाएगा, फिर हमारे दरमियान मालगाड़ी के डिब्बे हायल हो जाएंगे। मैं मजीद तेजी से भागने लगा। एन उस वक्त जब वो रेलवे लाइन के करीब पहुंच चुका था, मैं एक हाई जंप लगाकर उसके ऊपर जा गिरा और उसे दबोच लिया। मालगाड़ी गुजरती चली गई। कालिदास फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैरानी थी। जिसे वो अपना साथी समझ रहा था, वो उसका दुश्मन साबित हुआ था। उसने जोर लगाकर गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज निकले, ये तुम ही थे। इतने में पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करके आंखों पर पट्टी बांधी गई। चौधरी साहब भी पहुंच गए और बोले, अगर तुम हिम्मत न करते तो ये हमारे हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान में जितने भी जासूस मेरे इल्म के मुताबिक मसरूफ अमल थे, सब पकड़े जा चुके थे। सिर्फ लाहौर वाला आदमी बाकी था और अब मुझे उसका भी बंदोबस्त करना था। चौधरी साहब ने लाहौर में CID के एक अहम रुकन को मेरे बारे में एतमाद में लेकर हिदायत की कि मेरी हर तरह से मदद की जाए। मैं उसी रोज शाम की फ्लाइट से रवाना हो गया। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचा। वहां से सीधा CID के अहम रुकन के बंगले पर गया। ये साहब दरमियानी उम्र के बड़े चुस्त और कसरती जिस्म वाले साहब थे। उन्होंने एक तेज निगाह से मेरे सूफियाना हुलिये का जायजा लिया और मुझे एक तन्हा कमरे में ले गए। कुछ देर मुझसे बातें करते रहे। फिर पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। जब मैं मलिक साहब के बंगले से निकलकर रिक्शे में सवार हुआ तो पुलिस की एक पार्टी जीप मेरे पीछे चली आ रही थी। रात का पहला पहर था। बाहर का मौसम था। तले के पहलू से होकर गुजरने वाली सड़क पर काफी रौनक थी। बसें, ट्रक, रिक्शे और मोटरें आ जा रही थी। मीनारे पाकिस्तान के पास लोग टोलियों में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। मैं जिस हुलिये में था उसमें मुझे मेरा कोई करीबी अजीज भी नहीं पहचान सकता था। मैंने रिक्शा दरगाह से काफी पीछे रुकवा लिया। तस्बीह मेरे हाथ में थी। शानों पर जर्द रुमाल था और मैं दरवेशाना शान के साथ तस्बीह फेरता दरगाह की तरफ चल दिया। दरगाह पर बिजली के बल्ब रोशन थे, लेकिन कब्र के सरहाने कुछ मिट्टी के चिराग भी चल रहे थे। 2 औरतें एक तरफ सर झुकाए खामोश गोया मुराकबे में बैठी थी। पीछे झोंपड़ी थी जिसके दरवाजे पर एक मुजावर चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। गले में रंग बिरंग मनकों की मालाएं थी। मैं कब्र के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगा और माहौल का जायजा लेता रहा। मुझे वो मजजूब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं उसकी शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ था। फातिहा पढ़ने के बाद मैं मजार से हट गया और एक चबूतरे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह फेरने लगा। मैं जिस शख्स की तलाश में वहां आया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो 2 औरतें मुराकबे में बैठी थीं, उनमें से एक उठकर मेरी तरफ बढ़ी। उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसका जिस्म भारी था। मेरा माथा ठनका। करीब आकर उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और बोली, पीर भाई, मुर्शद साईं से मिलने आए हो? मैं उसके चेहरे को देखने लगा। मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला और वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। फिर मजजूब औरतों की तरह सर हिलाने लगी। मैं खामोश बैठा तस्बीह फेरता रहा। मेरी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। थोड़ी देर दाएं बाएं सर हिलाने के बाद उसने हक हू का नारा लगाया और जेब से एक पोटली निकाल कर खोली। उसमें एक बालूशाही थी। वो बालूशाही मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, ये मुर्शद साईं ने तुम्हारे लिए भेजी है पीर भाई। मैंने बालूशाही ले ली। वो मेरी तरफ झुक कर बोली, पीर भाई, फौज में तुम कैप्टन हो या मेजर? मुझे शक हुआ कि हो न हो उसको भारतीय जासूस ने ही जहां भेजा है। इसका मतलब था कि ये औरत भी जासूसी कर रही थी। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, कर्नल हूँ। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और कहने लगी, नंबर 13 ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ा हुआ।